सर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि कोई भी छात्र जब मिलिट्री हॉस्पिटल में मेडिकल टेस्ट करने जाता है एसएसबी टेस्टिंग के बाद, तब उसको वहाँ का माहौल क्या होता है और उसको कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है? जरूर, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है क्योंकि अक्सर क्या होता है जब आप कोई एग्जामिनेशन के लिए जाते हो तो ये करियर का प्रेशर इतना होता है कैंडिडेट्स के ऊपर कि वो पहले ही वो अनजान माहौल में चले जाते हैं। उन्होंने कभी सैनिक अस्पताल का देखा नहीं होता है, तो वहाँ का माहौल जानना एक कैंडिडेट के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो उसके बारे में मैं भी थोड़ा बताऊंगा क्योंकि वहाँ क्या होता है, किसी भी अस्पताल की तरह सवेरे क्या होता है, डॉक्टर्स जितने भी स्पेशलिस्ट है जो भी है उनका पहला काम क्या होता है, जितने भी पेशेंट्स एडमिट है, उनके फौजी पेशेंट्स एडमिट है, उनकी फैमिलीज एडमिट है, उनका पहले हॉस्पिटल का राउंड होता है। उसमें करीब करीब 1.5-2 घंटा लग जाता है उनको, 1 घंटा 1.5 घंटा तो आराम से लग जाता है। उसके बाद फिर वो ओपीडी में आएंगे। ओपीडी में आएंगे, हर रोज की जो उनकी ओपीडी है, जो सिक पेशेंट्स आए हुए हैं, उनकी फैमिलीज आई हुए हैं, उनको देखेंगे। उसमें कई सारा समय निकल जाता है। उसके बाद एक्स सर्विसमैन जो होते हैं, रिटायर्ड लोग और उनकी फैमिलीज, वो भी कभी कभी रेफर होके उनके पास आते हैं। तो ये पूरा सिक रिपोर्ट जो उनका सिक रिपोर्ट बोलते हैं वो बहुत बड़ा होता है। अस्पताल जितना बड़ा उतना ज़्यादा ये क्लाइंटल होता है। तो इन सब को देखने के बाद ही जो कैंडिडेट्स मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए आएंगे उनका समय आ जाता है। और होता यूँ है कि बाय दैट टाइम उनका एनर्जी लेवल कम हो जाता है। ओके, ये समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो भी एक इंसान है, बहुत सारा काम उनको करना पड़ता है। साथ साथ में उनको एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब भी होते हैं, केवल पेशेंट देखना ऐसा नहीं होता, तो बाकी मिलिट्री जॉब्स भी होते हैं उनके। तो वो सब करते करते ये जब सिक रिपोर्ट ये जब हो जाता है तो मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स, अब वो कैंडिडेट्स आते भी कैसे हैं, 50 कभी 100 इतने आ जाते हैं। तो उनकी तादाद बहुत होती है। अब ये कैंडिडेट्स को पूरे स्पेशलिस्ट के पास जाके अपना एंडोर्समेंट लेना होता है फिटनेस का बारे में, तो वो बहुत टाइम लगता है उसमें। तो इसलिए पेशेंस बहुत ज़रूरी है कैंडिडेट्स को। और आपको जाने से पहले जिस दिन जाएंगे उसके बाद क्या क्या करना है वो तो मैं बाद में आपको बता ही दूंगा। तो पेशेंस बहुत चाहिए आपको इसके लिए। और फिर एक और उनके ऊपर प्रेशर होता है डॉक्टर्स के ऊपर कि आपको मान लो 300 लोगों को सिलेक्ट करना है और आपके कैंडिडेट 3000 आए हुए, तो प्रेशर उनके पास होता है। उनका एम ही होता है कि हाउ टू रिजेक्ट, हाउ टू मेक अ कैंडिडेट, हाउ टू फाइंड अ फॉल्ट इन हिम, कि वो नॉर्मल नहीं है, कि उसमें नॉर्मल सी एस्टेब्लिश करनी है और उसको किसी तरह से अनफिट करार देना है, सो दैट वो कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्टिंग हो जाए। कैंडिडेट का बुरा कोई नहीं चाहता, लेकिन कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करना भी उनका एक बड़ा काम होता है। तो इसलिए शॉर्टलिस्ट के कारण उनको छोटा सा भी अगर मेडिकल कैंडिडेट जो कैंडिडेट आया हुआ है उसमें छोटा भी आसार नजर आए कि जो उसको अपात्र कर दिया जा सकता है तो वो तुरंत कर लेंगे। क्योंकि समय की कमी है और भी कैंडिडेट्स को देखना है, तो वो फिर टेम्पररी अनफिट हो जाएगा या परमानेंटली अनफिट हो जाएगा। 2 कैटेगरी में ये होता है, टेम्पररी अनफिट या परमानेंटली अनफिट। तो उसके भी एग्जाम्पल में आगे जाके आपको बता दूंगी, क्योंकि टेम्पररी अनफिट करने के बाद आपको कुछ समय दिया जाता है। आप उसको वो जो जिसकी वजह से आपको टेम्पररी अनफिट किया हुआ है वो आप सिविल में जाइए, डॉक्टर के पास जाइए, उसको ठीक करके वापस आ जाए, फिर आपको फिर भी हम आपको फिट कर देंगे। लेकिन वो गुंजाइश हो कि वो ठीक होने वाला हो, ये भी है। तो और जो परमानेंट है ऑन द स्पॉट आपको बताया जाएगा, आप परमानेंटली अनफिट हो, फिर आपका करियर खत्म वहाँ, फिर आपको वापस घर जाना है। तो इसलिए पूरी तैयारी आपको मेडिकल एग्जामिनेशन को जाने से पहले ही करके चले जाना चाहिए। आपको पता होना चाहिए आप में क्या खामियां हैं, आपको उनको इलाज आपने पहले से करना है। तो ये सब आपको माहौल जो है वो इसलिए ज़रूरी है जानना कि आप किस माहौल में जा रहे हो।
और वहाँ की परिस्थिति कैसी है। जी तो ये बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी कैंडिडेट्स को होनी चाहिए। बिल्कुल। सर मैं आपको एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि मेडिकल एग्ज़ाम के वक्त मेडिकल फिटनेस स्टैंडर्ड जो है वो क्या है, और अगर वो पहले से ही मुझे सुधारना है कि मुझे पता है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, तो वो मैं कैसे कर सकती हूँ पहले ही, और कौन कौन से हो सकते हैं? ये आज के डिस्कशन का बहुत ही मेन सब्जेक्ट है कि ये जानकारी एक कैंडिडेट्स को होना अति अति महत्वपूर्ण है। जी और वो उसकी जानकारी हो जाए और उसके बाद उसने पूरी प्रिकॉशंस ले ली है और उसके बाद वो मेडिकल एग्जामिनेशन लेके आया, तो ज़्यादातर वो पास होने का या पात्र होने का चांसेस बढ़ जाता है। अच्छा। तो अभी हम शुरू करेंगे हाँ। मेडिकल एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स फॉर इंडियन डिफेंस एनरोलमेंट्स। तो स्टेप बाय स्टेप गाइड हम बता देंगे। जी उसमें कैंडिडेट जो मैंने पहले ही बोला था कि आइडियल और नियर आइडियल होना चाहिए इन ऑल रिस्पेक्ट्स। अच्छा। जैसे एक्सटर्नल अपीयरेंस है, आपका एनाटॉमी यानी बॉडी स्ट्रक्चर जी ऊपर से अंदर से, मतलब जब आप एक्सरे अल्ट्रासाउंड वगैरह कर लेते हैं तो वो अंदर का आपको बॉडी स्ट्रक्चर पूरा नजर आता है। और उसके बाद आपके फंक्शन, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस, ये तीनों चीज़ों में आपको ख्याल रखना है। जी उसके बाद एक और बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहता हूँ, जो कि है प्री कैंसर स्क्रीनिंग। जब भी कोई डॉक्टर आपको एग्जामिनेशन अभी करेगा मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए, जी तो उसके बैक ऑफ माइंड में एक वो होता है कि इस कैंडिडेट में कोई भी ऐसे लक्षण या ऐसे साइंस या आसार नजर नहीं आने चाहिए जो प्री कैंसरस है। अच्छा। तो ये प्री कैंसर ट्रेनिंग के तहत भी इसको देखना चाहिए कैंडिडेट से। आपका पूरा बॉडी का प्री कैंसर चेक्स भी होगा। अच्छा। वो आपको नहीं बताएंगे, लेकिन वो साथ साथ में ये भी देखेंगे कि कोई गुंजाइश नहीं है कि आगे जाके इस कैंडिडेट को जब वो सोल्जर बनेगा तो उसको उसके सर्विस के दौरान कोई कैंसर की प्रॉब्लम बाद में आ जाए, तो उसके आसार कुछ साइंस है, कुछ वो जो अगर डॉक्टर को पता चल जाता है तो वो उसके वजह से वो अनफिट ना हो जाए। बिकॉज इसकी कारण भी है कि आगे जाके जब एक कैंडिडेट सोल्जर की तरफ से सोल्जर के तौर पे डिफेंस में आ जाता है, तो डिफेंस की जिम्मेदारी क्या होती है? डिफेंस की जिम्मेदारी होती है उसके पूरा लाइफ लॉन्ग उसको देखभाल करनी है, उसको पूरा ट्रेनिंग देना है, उसको पूरा सैलरी देना है, फिर उसके फैमिली को भी मेडिकल ट्रीटमेंट, सर्विस फैसिलिटीज सब कुछ देना है, और उसके यहाँ तक उनके माता पिता, उनके भाई बहन, इनकी भी जिम्मेदारी मेडिकल के बारे में पूरी जिंदगी भर लेना होता है। बिल्कुल। फिर उनके जितने भी पर्क्स है, फैसिलिटीज है, वो सब उनको देना है। तो जब इतना सारा कुछ एक एश्योर्ड करियर देना है और उसका इतना सब करने के बाद जब हम, जैसे मैंने वो एग्जांपल दिया था टीवीआर फ्रिज का, तो वैसे ही वो देखना चाहते हैं कि हम पूरा तरह से चेक कर लें कि ये बंदा जो कैंडिडेट फौज में आ रहा है वो पूरी तरह से नॉर्मल हो। तो इसलिए ये बहुत टेस्ट जो है उसी हिसाब से उसको देखा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत महत्वपूर्ण है। लोग कैंडिडेट को पता नहीं चलता कि ये क्यों कर रहे हैं इतना सब डिटेल में। तो ये जगह है कि इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरी फैमिली की, सबकी है, तो वो आखिर तक उसको निभाना है। तो ये इसके लिए अभी हम आएंगे बेसिक पैरामीटर्स जो है मेडिकल एग्जाम में। आपका ब्लड प्रेशर और पल्स वो शुरू में देखा जाएगा। तो एक यंग कैंडिडेट का है 120/80/72, ये पैरामीटर जो है वो सबको पता भी है। तो इसके थोड़ा आगे पीछे 5% अपर डाउन एक्सेप्टेबल है। तो ये ब्लड प्रेशर पल्स लेंगे आप भी, अपने आप आजकल बीपी की मशीन करने भी आती है, तो आप खुद ये चेक कर सकते हैं अपना कितना पैरामीटर्स में है। फिर एक चार्ट आपको हम डिस्क्रिप्शन में अभी देने वाले हैं। वो चार्ट क्या है? वो एज, हाइट और वेट का एक चार्ट है जो कि फीमेल्स के लिए और मेल्स के लिए अलग अलग है। तो वो न्यूड वेट लिखा होता है उसमें, बट आपको उस चार्ट के दायरे में
आपको खुद को फिट होना है, नहीं तो आप वही अनफिट हो जाओगे। इतना स्ट्रिक्ट है वो चार्ट। अच्छा। तो उसमें 10% प्लस या माइनस होगा, तो वो चार्ट हम आपको डिस्क्रिप्शन में डिस्प्ले करेंगे, जरूर उसको गौर कर लेना। और आपका एज, हाइट एंड वेट उसी में आपको फिट होना है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, ज़्यादा गुंजाइश नहीं है उसको कम ज़्यादा करने के लिए। उसके बाद में चेस्ट मेजरमेंट्स। अब चेस्ट मेजरमेंट मिनिमम 77 सेंटीमीटर होना चाहिए, मिनिमम, ज़्यादा हो सकता है। और जो चेस्ट का नॉर्मल पोजीशन में है, उसके बाद में अगर आप एक्सपांड करते हैं चेस्ट को, सांस अंदर लेके आपको बताया जाता है आप फुलाओ, आप चेस्ट जितनी फुला सकते हो, तो वो कम से कम 5 सेंटीमीटर ज़्यादा होना चाहिए। तो उतना फुलाना चाहिए चेस्ट को। वो क्या दर्शाता है कि आपकी वाइटल कैपेसिटी यानी लंग कैपेसिटी, जो आप कितनी देर ऑक्सीजन को अंदर आप रोक सकते हो, वो वाइटल कैपेसिटी जो है वो उसके ऊपर शारीरिक फिटनेस बहुत ही मायने रखता है उसमें। जो ट्रेनिंग, सीवियर ट्रेनिंग होती है आगे, उस सब ट्रेनिंग के दौरान आपकी वाइटल कैपेसिटी बहुत मायने रखती है। तो ये 5 सेंटीमीटर का जो एक्सपांशन का है वो आपको मेजर करना है आपने। उसके बाद में वेस्ट मेजरमेंट्स। अब वेस्ट मेजरमेंट है वो फीमेल्स के लिए 80 सेंटीमीटर है, वो आपके नाभि के ऊपर लेना है, कहीं भी लेना नहीं। अक्सर लोग गलती करते हैं, आजकल सबका पेट बढ़ा हुआ है लड़कियों का या वो भी जो भी कहो, तो नाभि के ऊपर आपने 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। और मेल्स के लिए है 90 to 94, अच्छा, इस रेंज में होना चाहिए। तो 90 के आसपास ही होना चाहिए जी। ओके। उसके बाद में एक रेशो है जो वेस्ट और हिप रेशो, वो भी एक फिक्स है ना। ये भी पैरामीटर सब लेट डाउन है, इसमें ज़्यादा गुंजाइश नहीं प्लस माइनस होने की। तो आपका वेस्ट का जो है, वेस्ट की मेजरमेंट ले लो, कैसे किसी से भी ले लो। उसके बाद हिप की मेजरमेंट ले लो और उनका रेशो निकालो, डिवाइड करो उसको। वेस्ट के मेजरमेंट से अपना हिप रेशो, हिप के मेजरमेंट को आप डिवाइड कर लो। वो जो रेशो आता है वो है 0.9 फॉर मेल्स और 0.8 फॉर फीमेल्स। तो ये एक फिक्स पैरामीटर्स में, तो उसमें बैठना चाहिए। अब आप देखेंगे जैसे जैसे हम पूरा देख रहे हैं बॉडी को, तो पूरा एक ढांचा जो आपको नजर आएगा, तो वो उसमें आप धीरे धीरे बैठना शुरू करोगे फिटनेस के हिसाब से। ओके। तो और एक चीज है बॉडी मास इंडेक्स। ना बॉडी मास इंडेक्स आपके ओबेसिटी और आपके ओवरवेट को दर्शाता है। तो वो कैसे निकालेंगे? तो आपका जो उसका फॉर्मूला ऐसा है, इसको आपका वेट है इन केजीज, ओके, उसको डिवाइड करना है, आपके हाइट 2 बार मल्टीप्लाई करना है नीचे। तो हाइट मीटर्स में लेनी है। अगर आपकी हाइट 160 सेंटीमीटर है तो होगी 1.6, ओके, 1.6 मल्टीप्लाई बाय 1.6, ओके। तो ये जो फिगर से वेट को डिवाइड करना है आपने, वेट केजीज में होना चाहिए। तो ये BMI जो है आपका 18.5 to 28.9 इसके रेंज में आना चाहिए, फिर आप परफेक्टली एक्सेप्टेबल हो, ओके। और आइडियली होगा 23, क्योंकि लड़के बहुत यंग होते हैं, तो उनको 23 BMI होना इतना डिफिकल्ट नहीं है। अगर रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, रेगुलर अपना खुद का देखभाल ठीक तरह से कर रहे हैं, तो इतना मुश्किल नहीं है। तो आप इस दायरे में आना चाहिए। और 23 जो है वो आइडियल है, आइडियल के पास होना है आपको जितना भी पॉसिबल है। देन आपका ब्लड टेस्ट एक होता है, ब्लड प्रोफाइल और यूरिन प्रोफाइल, इनका करना भी जरूरी है। वो आप अपने नजदीक वाले किसी भी लैबोरेटरी में कर सकते हो। तो इसको हीमोग्राम बोलते हैं। आप किसी भी लैबोरेटरी में जाइए, हीमोग्राम कराइए, और एक यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन। ये 2 चीजें आपको आसानी से कर सकते हो। अब आपको उसमें देखना क्या है, बिकॉज मेडिकल की जो पैरामीटर्स उसके अंदर जो दी है वो कई सारे बीमारियां, इन्फेक्शंस को दर्शाती है जो कॉमन होती है। आप उसमें न जाते हुए आपने क्या देखना है, अगर आपने हीमोग्राम कर दिया तो उसमें हीमोग्राम में आपको नॉर्मल पैरामीटर्स दिए होते हैं। जो फाइंडिंग्स है उसको आप छोड़ो, जो नॉर्मल पैरामीटर्स मिनिमम एंड मैक्सिमम वो दिए होते, तो आपको
उसमें देखना है कि उस पैरामीटर्स के अंदर आपका फाइंडिंग आ रहा है, तो वो जरूरी है। मान लो हीमोग्लोबिन है, अभी हीमोग्लोबिन एक यंग कैंडिडेट के लिए 14 से 16 तक होना चाहिए, अच्छा। और आपका है 12 मान लो, तो एक्चुअल फाइंडिंग 12 है और आपका 14 से 16 के बीच में होना चाहिए। मतलब क्या है, आपके शरीर में आयरन की कमी है, आपको हीमोग्लोबिन कमी है, आपको मार्जिनल है बट फिर भी आपकी कमियां है, तो वो आपको ठीक करना है। तो किसी आपके फैमिली डॉक्टर से कंसल्ट करके आप कर सकते हो। तो बाकी जो पैरामीटर्स हीमोग्राम में है या यूरिन के अंदर ऐसा कुछ फाइंडिंग आपको पता चला, तो आपके फैमिली डॉक्टर से कंसल्ट करके कुछ दवाइयाँ ले सकते हैं, उसको ठीक करवा सकते थे। अगर उसमें बहुत सारी ऑब्जेक्शनेबल कोई चीज़ कम ज़्यादा हो, तो फिर मेडिकल एग्जामिनेशन के दौरान आपको एडिशनल टेस्ट करने पड़ सकते हैं। तो इसलिए अगर आपको कुछ चीज़ों का पहले से पता चल जाए तो अपने फैमिली डॉक्टर से उसको ठीक करवा सकते हो। तो ये आप कहीं भी कर सकते हो। उसके बाद में आपको आएगा स्किन। हम एक एक ऑर्गन लेंगे यानी, ओके, बॉडी पार्ट्स, जैसे वो फ्रिज एंड टीवी का ही एग्जाम्पल मैंने दिया है, हर एक चीज़ देखेंगे इसमें। तो स्किन का जो है में हेड टू टो आपकी स्किन एकदम अच्छी होनी चाहिए, कोई उसमें स्वेलिंग्स नहीं होना चाहिए, कट्स नहीं होना चाहिए, फिशर्स नहीं होना चाहिए, कोई पैचेस नहीं होना चाहिए जो एक रोग को या किसी डिसीज को दिखाता होगा, उसके आसार दिखाते होंगे। अब इसमें 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो सोरियोसिस, कई लोगों को सोरियोसिस की बीमारी होती है। अब वो जो ऑटोइम्यून डिसीज है, मतलब उसमें हमारी इम्यूनिटी कम होने से या उसकी वजह से भी ये हो सकता है। तो जिनको सोरियोसिस की बीमारी है, देन एक अल्बिनिज्म है। अल्बिनिज्म मतलब उसमें जो हमारा पिगमेंट, एक ब्लैक कलर का पिगमेंट हमारे स्किन में होता है, यूनिफॉर्मली ब्लैक होता है, तो वो एब्सेंट होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो पूरा स्किन पेल कलर का नजर आता है। और ज़्यादातर ये वेस्टर्न लोगों में होता है, हमारे बहुत ज़्यादा कम होता है। लेकिन जो क्राइटेरियन में अभी बताऊंगा वो उसके लिए आप पात्र हो जाते हो। सोरियासिस हो, अल्बिनिज्म हो और ल्यूकोडर्मा यानी वाइट, जो आपने देखे होंगे चेहरे के ऊपर, उसके ऊपर वाइट पैचेस होते हैं कई लोगों के, तो वो एलर्जी की वजह से होते हैं, तो उनको भी अपात्र परमानेंटली हो जाता है। तो उन कैंडिडेट्स ने जिनको ये समस्या है वो अपना इलाज करवाएंगे और ये कोशिश न करें डिफेंस एनरोलमेंट के लिए, बिकॉज आपका समय बर्बाद हो जाएगा उसमें, और कुछ नहीं। उनको परफेक्ट इंडिविजुअल चाहिए होते हैं। तो उसके बाद में आपको टैटूज, कई टैटूज की तो फैशन है आजकल, कहीं भी और कैसे भी निकाल लेते हैं। फौज में टैटूज का बहुत लिमिटेड यूज परमिटेड है। जैसे कि टैटूज एक तो छोटा होना चाहिए, वो किसी रिलीजन को या किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करना चाहिए, ओके। फिर वो ओनली परमिशन है बैक ऑफ द हैंड और अपने फोर आर्म, उसके स्किन के छोटे छोटे टैटूज परमिटेड है। लेकिन मेरा ये सजेशन है कि जो पैशनेटली इस करियर को फॉलो करना चाहते हैं उन्होंने इस चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहिए। टैटूज अगर चाहते हैं तो रिमूवेबल टैटू यूज करें और ज़्यादातर अवॉइड करें टैटूज को, वो अच्छा रहेगा। उसके बाद में स्किन के ऊपर कुछ वार्ड्स होते हैं और मोल्स होते हैं, मोल्स यानी तिल। तो तिल कभी कभी बहुत बड़े होते हैं, तो वो कई लोग समझते हैं ब्यूटी स्पॉट है वगैरह, लेकिन ऐसी बात नहीं, उसको डेंजरस कंसिडर किया जाता है वार्ड्स को और उनको। क्यों? क्योंकि उनमें गुंजाइश रहती है आगे जाके कैंसर की गुंजाइश रहती है। जैसे मैंने कैंसर स्क्रीनिंग में ये भी देखा जाता है कि वो कहाँ है, कितने हैं, तो फिर उनको रिजेक्ट, अपात्र किया जा सकता है। क्योंकि उनको वो तो ढूंढ रहे हैं आपको रीजंस कि आपको अपात्र कैसे किया जाए। तो आप कोई भी ऐसी चीज मत छोड़िए कि आपको अपात्र किया जाए। तो हम स्किन में बात कर रहे थे, उसमें आपको कोई भी आपके शरीर में कहीं वुंड है, जख्म है जो हीलिंग नहीं हो रही है, तो उसका स्पेशली ख्याल रखना है। क्योंकि
उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि आपको डायबिटीज भी हो सकता है, या आपको और कोई समस्या हो सकती है, एलर्जी भी हो सकती है। तो ये अपात्रता का सीधा सीधा एक कारण बन सकता है। बिल्कुल। और उसमें ट्यूमर छोटे छोटे सूजन आता है, इसमें पेन नहीं है आपको, तो ये भी आपको बहुत देखना चाहिए। 3-4 चीजें जो हमेशा कैंसर की जो है वो देखनी चाहिए कि आपको कहीं स्वेलिंग नहीं होना चाहिए जो कि पेनलेस हो। जैसे आपको कोई कट्स हो या कोई कॉलीफ्लावर जैसी ग्रोथ हो कहीं भी, मुंह में हो या कहीं और भी हो, तो उसमें पेन नहीं। पेन न होना ऐसी चीज़ों में एक कैंसर का प्रतीक या प्री कैंसरस लीजन का प्रतीक होता है, तो उसको इग्नोर किया जाता है। और उसके बारे में आगे भी मैं जाके बताऊंगा। हमारे मुंह के अंदर भी बहुत समस्या होती है इसकी वजह से, तो वो भी मैं आगे जाके बता दूंगा।